मध्यम वर्गीय परिवार है ना, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि हमारे जीवन में हर चीज़ का एक अपना बड़ा खूबसूरत सा मतलब था। हम लोग की जो नींव है वो मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन की नींव तब पड़ी थी। Beautiful. The moment you get so much attention, how your thought process change? बिकॉज आई नेवर टुक माई सेल्फ सो सीरियसली, मेरे अंदर अहम नहीं आया। क्या होता है कभी कभार आपको इतने रफ फेस से जाना पड़ता है कि कभी कभार आपको पता ही नहीं होता आपकी जिंदगी में लिखा क्या होता है। लाइफ तो रोजे हो भी नहीं सकती। जब आप भोग रहे होते ना कोई भी चीज, ये मान के चलना चाहिए कि यार दिस हैज टू बी अ ब्लेसिंग। So a lot of people don't be very vocal about these kind of things. Why you haven't thought of that way? When you are going through a depressive phase, it's very important to talk to people. It really helps. अभी आप ट्रेटर एक शो भी कर रहे हैं ना, कैसे उनके बीच भी फिट इन करने की कोशिश करते हैं आप? जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जानते हैं अच्छी तरह से, फिर आपको कहीं फिट इन करने की जरूरत नहीं है। एक सोशल मीडिया पे ना नई चीज और शुरू हुई है, दो पार्टीज फाइट करती हैं। क्या पाड़ने की बात, राइट? अरे भाई फॉलोअर्स में और फैंस में बहुत फर्क। कुछ भी वाहियात चीज डालिए, आप देखिए आपके फॉलोअर्स कितने बड़े। बिल्कुल। बट वो फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको तमाशा देखना है। बैंड ऑफ बॉयज में आपने तो जब आप छोड़ के गए होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता लोगों के ग्रजेस या कुछ, आई वांट टू मेक पीस विद देम आल्सो। जो स्टेप मुझे उस वक्त लेना पड़ा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। हाई टाइम वी अंडरस्टैंड बायगॉन्स आर बायगॉन्स नाउ। So first of all, thank you for being part of Impact Stories. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग। और जब आपका नाम मुझे रिकमेंड हुआ था ना, तो मुझे ऐसा लगा था मेरा कुछ पुराना रिश्ता बचा है जो करना था मैंने। सो आई टेल यू द स्टोरी ऑल्सो। आपके फादर भी रेलवेज में थे, तो मेरे फादर यूज्ड टू बी इन रेलवेज ऑल्सो। तो एक कॉलोनी में ना सुनते थे, कह रहे वो एक है, वो बढ़िया बॉम्बे में कर रहे थे। मैंने कौन है वो जिनकी बात चली जाती है हर जगह? मैंने चलो कोई बात नहीं, कभी तो मुलाकात होगी एंड सी टुडे। So do you believe in destiny? I believe in destiny, I believe in manifestation। और मुझे अब तो जो बोलते हैं ना कि द वर्ल्ड इज़ टू स्मॉल, वो भी मेरे ख्याल से 100% सच हो चुका है। ऑब्वियसली वर्ल्ड स्मॉल हो गया है क्योंकि अब इतनी इंटरनेट के आने के बाद तो और भी छोटा हो गया है। करेक्ट। तो आपको जो चीज़ें पहले नहीं पता चलती थी, आजकल वो भी पता चल जाती। तो 100% आई थिंक हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में आजकल, कि हम लोग कुछ अगर मैनिफेस्ट करते हैं या कुछ सोच लेते हैं तो हमें या तो वो दिखने लगता है या फिर होने लगता है जीवन में। एग्री। आप सेंट पॉल से पास आउट हैं? सेंट पॉल मैं भी पढ़ा हूँ। मैं ज़रा थोड़ी सी बात ही बताओ। अब जैसे आपने बोला ना, मैं थोड़ा दादा किस्म का एकदम मानता हूँ, बिकॉज जो सेंट पॉल से बड़े होते हैं ना, वो मतलब पता नहीं लोग कैसे डील करते हैं, बट को डील करना तो आता है लोगों को। मैं तो बहुत छोटा था जब सेंट पॉल्स में पढ़ा मैं, बट स्टिल, और मैं बहुत ज़्यादा बदमाश था। हाँ हाँ बिल्कुल मान सकता हूँ। तो एक इंसिडेंट मुझे अभी तक याद है सेंट पॉल्स का। जब वहाँ का एक मुहावरा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल। तो वहाँ दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, ठीक है ना, और बाकी सब विटनेस कर रहे थे। राइट। तो मैं देख रहा था, मुझे अचानक पता नहीं क्या जोश चढ़ा, मैंने जाके उसमें से एक को पटक दिया। हाँ हो सकता है ना? बिल्कुल। और पटक दिया तो उसके सर में लगभग गई, उसका सर फट गया था। तो वो बहुत जोर से रोया। अब वो रोया तो मैं डर गया, मैंने कहा कुछ तो ज़्यादा कर दिया मैंने। और उसके बाद मुझे प्रिंसिपल रूम में ले जाया गया, और वहाँ ले गए तो वहाँ प्रिंसिपल ने बहुत ही बाकायदा मेरी पैंट को नीचे करवा के, पीछे वो जो बेत आते थे ना उससे पिटा, पतले वाले, उससे पिटाई की थी। अच्छा। और मैं रोता हुआ घर गया था क्योंकि मेरे पीछे लाइन बन गई बम पे ना ओके उसके इनके निशान बन गए थे बाकायदा, मतलब जैसे जीब्रा प्रिंट होता ना वैसा बन गया था। हाँ। सर कैसी रही आपकी रेलवे कॉलोनी की ज़िंदगी, कैसी रही जितना भी आप? बहुत खूबसूरत। हाँ बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे ज़माने में बड़े हुए जब सब कुछ बहुत सिंपल था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है ना, जो जहाँ से हम लोग आते हैं, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी बहुत होती है, और परिवार जो है वो साथ में रहते हैं, और हर चीज़ हम लोग साथ में करते हैं। कि हमारा सब कुछ फिक्स्ड होता था कि भाई संडे टू संडे पिक्चर देखने जाना। करेक्ट। तो वहाँ से हम लोग हल्द्वानी जाते थे, वहाँ सिनेमा हॉल वहीं पे थे। राइट। तो वहाँ फिल्म देखने जाते थे, और फिल्म देखने जाने से पहले सबके जूते इकट्ठे किए जाते थे, मोची को भेजे थे तो पॉलिश करता था। बिल्कुल। तो सबके जूते पॉलिश करके आते थे। राइट। है ना, चमक के रखे जाते थे, फिर सब कपड़े पहनते थे, शूज़ पहनते थे, तो और जाते थे वहाँ। तो बड़ा जीवन जो था बहुत सुंदर था, बहुत मुझे लगता बड़ा मीनिंगफुल था।
हर चीज़ का एक अपना बड़ा खूबसूरत सा मतलब था वहाँ पे। तो वो जीवन जो है वो बहुत अच्छा रहा, और मुझे लगता है आज भी हम लोग की जो नींव है वो मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन की नींव तब पड़ी थी। ब्यूटीफुल। सो जब आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हो और आपने बोला अभी रिसेंटली आप कैंची धाम की तरफ गए थे, व्हेन यू गो अगेन इन द मेमोरी लेन, कैसा लगता है, कैसा कैसा था एक्सपीरियंस जब आप वापस कैंची धाम गए, अपने घर को भी देखा? देखो, एक तो हम लोग खैर है भी उत्तराखंडी, उत्तराखंड से है। मैं नैनीताल में बहुत रहा हूँ मैं तो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा अभी भी वहीं बसती है। तो मैं जब जा भी रहा था ना नैनीताल, तो मेरी सांसें चढ़ी हुई। राइट राइट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब वो ऐसा नहीं, आई एम श्योर जब कोई नई दुल्हन, हाँ, वो पर्सनल है, कुछ पर्सनल है। तो वो पहली बार जब दूल्हे को देखने जा रही होती है ना, तो वैसी जो अंदर से सांस फूलती होगी, वैसा मेरे को फीलिंग हो रही थी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस व्हेन, जब आप अपनी बचपन की जगह पे जाते हैं, जहाँ पे आपने बहुत जो अपने जीवन की जो सबसे जो अमूल्य जो एक समय होता है, वो आपने वहाँ पे निकाला हो। और क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी पता नहीं कुछ मेमोरी भी ऐसी रही है शुरू से कि मुझे ना वहाँ के पत्थर भी याद हैं। क्या बात कर रहे हो आप? पत्थर भी याद है, मुझे हर चीज़ याद है वहाँ। मतलब उस सब चीज़ें मेरे दिमाग में विजुअली छपा हुआ है। जैसे काठगोदाम का मैंने आपको बताया कि घर मेरा ये, तो मैंने समझाया भी, वो वहाँ बहुत चेंज हो गया था थोड़ा सा। तो घर मैंने दिखाया, फिर मैंने बताया भी कि हमारा पीछे वाला डोर है और ये रोड देखो वो सीधे सामने ऑफिस में जाता है। तो हर चीज़ बहुत साल हो गए इस चीज़ को, मतलब मैं बहुत छोटा था यार, That's why I was surprised when you were taking me into the memory lane. बहुत छोटा था। बिल्कुल। तो मेरी जो मेमोरी है वो इतनी विविडली क्लियर है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो इतना क्लीन विजुअल था मेरे दिमाग में हर चीज़। और नैनीताल में मेरा रूटीन होता था कि मैं रोज़ शाम को घर से उतरता था, मॉल रोड पे जाता था। मेरे साथ एक नौकर रहता था हमारा, और जो सरकारी नौकर होते हैं, राइट राइट। तो साथ में एक असिस्ट कराई के लिए दे दिया जाता था कि छोटा बच्चा है तो साथ में ले जाओ भाई। तो वो जाता था, मैं स्केटिंग करता था पहले। स्केटिंग करने के बाद फिर वहीं पे उसके बगल में एक छोटा सा वीडियो पार्लर, तो वहाँ वीडियो गेम खेलता था। मैं कार चलाता था, मेनली मेरा होता था कि मुझे कार चलानी है। करेक्ट। तो मैं वहाँ बैठ के वो कार चलाता था। और उसके बाद वहाँ बैंड स्टैंड एक जगह है नैनीताल में, है ना, तो मल्लीताल में बैंड स्टैंड के साथ लगी हुई एक सॉफ्टी की एक शॉप है, बहुत दुकान फेमस है। है ना। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ से मैं सॉफ्टी खरीदता था, जिसको आजकल वो कोन वाली आइसक्रीम बोलते हैं। राइट। तो वो लेता था मैं, वो खाता था। और फिर रास्ते में लौटते टाइम, रास्ते में एक और जगह थी, नानक स्वीट हाउस के बाहर एक, वो बुढ़िया के बाल बोलते थे ना, कैंडिया के बाल, पिंक कलर की कैंडी इतनी बड़ी भारी सी होती थी। करेक्ट। तो शुगर ही शुगर थी बस, तो वो मतलब वो खरीदते हुए खाते जाता। तो मेरा ये रूटीन होता था छोटे पान में। थोड़े और बड़े हुए, फिर जॉगिंग के लिए जाते थे, फिर दोस्तों के साथ वहाँ बैठ के अदरक वाली चाय पी लेते थे मल्लीताल में रोज। तो अपना रूटीन यही था, तल्लीताल से मल्लीताल, मल्लीताल से तल्लीताल, बस। और घर हमारा था आदमताल में, यानी बीच में, बिल्कुल लाइब्रेरी के सामने। तो वो सारी चीजें, एक एक चीज मुझे इम्प्रिंटेड है मेरे दिमाग में। सो व्हेन आई वेंट टू नैनीताल, इट वाज it's a surreal experience, it's like I'm living those moments again. So it's very beautiful there. So how all everything started? You thought of going to Bombay, modeling करने जाऊँ, फिर कैसे बैंड ऑफ बॉयज बनाया, कैसे how all started? Actually, जिस तरह का मैं था, कभी कोई प्लान तो मैंने किया नहीं था। एग्जैक्टली। और सिर्फ आपकी इमेज को ना बिल्डअप करता था। आप सेंट पॉल से पढ़े हैं, रेलियो कॉलोनी में पले पढ़े हैं, तो कैसे शुरुआत है, मुझे भी जानना है। हाँ, तो हम लोग आई थिंक बीच में जब थोड़े समय बरेली में थे, आई वाज इन आर्मी स्कूल। ओके। तो वहाँ तो ये था कि मैं आर्मी में जाऊँगा। राइट। उस टाइम बहुत सवाल था कि आर्मी में जाऊँ। मेरे क्लासमेट सारे चले भी हैं, पर हम ऑब्वियसली नहीं गए। नहीं जा पाए, डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। फिर उसके बाद जब हम लोग वापस नैनीताल गए, तो नैनीताल में वही रूटीन अपना, वही रोज़ का। और एक दिन कुछ ऐसी न्यूज़पेपर लेके बैठे थे हम लोग धूप में बाहर, में और मेरे बड़े भाई। तो उसमें कुछ ऐड वैड आया था, उसमें
लिखा था कि मॉडल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉम्बे बेस्ड मैगजीन, लेकिन एड्रेस दिल्ली का था। अच्छा। तो हमने फ़ोन किया, तो उनसे पूछा, मेरे भाई ने बोला करो फ़ोन, तो उनसे पूछा फ़ोन, तब वो वाले आते थे घुमाने वाले, राइट, है ना, और उसमें भी ताला लगता था। राइट। ठीक है ना, तो पापा से चाबी मांगी, पापा ताले की चाबी दे दो, तो खोल के उसके बाद नंबर डायल किया और उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे फ़ोन पे तो बता नहीं सकता हूँ, यू हैव टू कम टू दिल्ली, आई विल हैव टू लोकेट यू वेदर यू आर वर्थ क्लिकिंग और नॉट, तो देन आई विल टेल यू वेदर यू कैन नॉट। ओके, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने यहाँ पापा को और मम्मी से डिस्कस किया, तो फॉर्चुनेटली फॉर मी दे रेडीली अग्रीड कि चलो ठीक है तुमको ले जाना। माई फादर टुक मी टू दिल्ली, और मैं उन सज्जन से मिला वहाँ पे, और उन्होंने मुझे देखा, तो उस समय का जो मेरा हुलिया था वो थोड़ा अलग था। मेरी माँ को बड़ा अच्छा लगता था कि मैं पठान सूट पहनूं। ओके। उनको लगता था बड़ा अच्छा लगता है मेरा बच्चा पठान सूट में, बिकॉज आई यूज्ड टू हैव कर्ली हेयर। ओके। और नैनीताल में थोड़ी स्किन भी रेडिएंट हो जाती है ना, तो वो ऐसे ही अपनी गाल लाल ही रहते थे बिकॉज ऑफ द वेदर क्लाइमेट, यू नो। तो मैं गया एंड आई वाज barely 18, यू नो, एंड वहाँ गया तो उन्होंने शक्ल देखी, बोले यू हैव अ गुड फेस, तो उन्होंने बोला कि विल क्लिक योर पोर्टफोलियो। तो मैं वहाँ रुक गया, मेरा पोर्टफोलियो उन्होंने खींचा, और जब वो रेडी हुआ तो उन्होंने फिर मुझे बड़ा गाइड किया कि तुम एजेंसीज में जाओ। तो उस टाइम पे HTA, लिंटास, few of them over there. हाँ, ONM, ये जो टॉप की एजेंसी Right. ये उस टाइम पे बहुत Right. एक्टिव थी, और एड्स भी बड़े सेलेक्टेड बनते थे, मतलब बहुत खास एड्स बनते थे पहले, आजकल तो इट्स लाइक मिलियंस ऑफ देम, यू नो। Right. तो विद इन अ फ्यू डेज ही कॉल्ड मी, आई वाज इन नैनीताल, ही सेड कि अरे यार साले कंग्रेचुलेशन। मैंने कहा क्या हो गया? बोले अरे तुझे वो शूटिंग्स का कैंपेन तुझे फाइनल कर दिया। मैंने कहा अरे बाप रे। तो मैं बोले आजा जल्दी। मैं भागता हुआ गया वहाँ दिल्ली, और फिर उन्होंने बोला कि तू लिंटास जा, वहाँ तेरी मीटिंग है। और लिंटास में गया मिलने के लिए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि वी हैव selected you for The campaign. Bhilwara shootings campaign. Okay. And it's going to be a 2 or a 3-year contract, I think. And he said, we don't have a very good budget. You know, we can pay you 25,000. 25,000. अच्छा. My God. वो 25,000 जब बोला ना उसने, तो मैंने कम से कम 1.5 लीटर तो पहले थूक निकला। मैंने कहा यार मेरे तो पिताजी की सैलरी थी और ये बोल रहा है कि मेरी का बजट ऐसा नहीं है, 24,000 रुपये देगा। तो मुझे थोड़ा सा उसने प्रिपेयर करके भेजा था, जो सज्जन जिन्होंने मेरा पोर्टफोलियो किया था। सो आई लुक्ड एट हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड आई सेड सर दिस इज माय फर्स्ट कैंपेन, यू नो, एंड आई एम ओके विद इट, यू नो। I would like to do this and I'm okay with 25,000. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। This ad was like the relaunch for Bhilwara Shootings, a huge brand that time. So I was sent to Leh Ladakh with Ashok Selian. The photographer was a legendary photographer. मतलब God मानते थे हम। वो photographer थे। हम लोग लेह लद्दाख में शूट किया। दे हैड द 5 एलिमेंट्स का उनका एक कॉन्सेप्ट था, वो शूट किया। और मेरा जो एड पहला रिलीज़ हुआ वो टाइम मैगजीन में रिलीज़ हुआ एज अ सेंटर स्प्रेड। तो जब वो एड रिलीज़ हुआ तो वो रिलीज़ होते ही आई वाज लाइक इन द टॉप स्लॉट इन द कंट्री दैट टाइम। और फैशन शोज़ शुरू किए मैंने। तो मेरा पहला शो रोहित बाल के साथ था, तो रोहित बाल ने मुझे मेंटर किया उस टाइम। तो अब आप सोचिए कि 18-19 साल का एक लड़का जिसको कुछ पता नहीं जीवन में क्या करना है या क्या होना, Still into the limelight. कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ Suddenly into the limelight, yes. सीधा इन द मिडल ऑफ द टॉप मोस्ट, द क्रेम de la creme of the country, you know, with the advertising people, with the fashion people, with models, with actors, everything. Suddenly I was and I was the favorite of everyone. Favorite. मतलब I was the in thing. मतलब 94 में शुरू किया, 95 में आई गॉट द बेस्ट मेल मॉडल ऑफ द कंट्री अवार्ड। सलमान खुर्शीद उस टाइम पे मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था।
और मेरे साथ फीमेल बेस्ट मॉडल का मिला था जैसी रंधावा को. शी वॉज ऑलमोस्ट माई हाइट. सो एंड शी हैड डन हर फर्स्ट कैंपेन विद मी वहाँ पे. सो आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस यार. मतलब आते ही भीलवाड़ा शूटिंग्स, उसके बाद निविया क्रीम, उसके बाद रेबैन, उसके बाद मॉन्टे कार्लो, उसके बाद TVS, डिग जैम. तो आई थिंक आई रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट एवरी अदर मॉडल. मैंने मॉन्टे कार्लो में अर्जुन रामपाल को रिप्लेस किया था, रेबैन में हिमांशु मलिक को रिप्लेस किया था. और तो ऐसे ही होता चला गया. नो सडनली आई वॉज दी थिंग ड्यूरिंग दैट टाइम. सो आई थिंक दैट्स वेयर द लाइफ स्टार्टेड. एंड आफ्टर दैट तो होता ना कि एक बार वो कूद गया तो बस जहाँ ले जाए. But still my question comes now. See, हाँ. the moment you get so much attention, 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, how your thought process change? एक होता है फेम हिट करता है आपको, फिर आपको लगता है नो लुकिंग बैक लाइफ है. मैं एक बड़ी गहरी चीज़ बताता हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बोली कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो आदमी होता है ना, Beautiful. उसमें एक बहुत बड़ी ताकत होती है. सादगी भी होती है. सादगी होती है, ताकत होती है. वो ये कि आप अपने घर से, अपने परिवार से इतना गहराई से जुड़े होते हैं ना, कि वो आपको कभी वेवर नहीं करने देता. मतलब मैं अपने माँ बाप को इतना प्यार करता हूँ, और मेरे भाई से, और इतना गहराई से मैं जुड़ा हुआ था कि मुझे, आई थिंक एट नो पॉइंट इन टाइम डिड आई एवर वेवर सो मच कि मैं भूल जाऊं कि कौन है मेरे पीछे ऐसा. सो एवरी टाइम आई हैड डन समथिंग अ लिटिल over the top, or I had maybe gone a little too far, I would always step back, keeping in mind my family, you know. So that was always the case with, and I think that is the biggest strength. इसलिए बोलते हैं कि अगर आपकी जड़ें मजबूत है ना, वो जड़ें ऐसा नहीं है कि वो सच में जड़ें होती हैं. जड़ें यही होती हैं, Right. के संस्कार होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, आपके सेंटिमेंट्स विच आर इन द राइट प्लेस. ये आपकी रूट्स हैं. तो वो अगर मजबूत है तो वो कभी आपको उखड़ने नहीं देंगे. आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं, कितना भी तेज़ तूफान आए, आप टूट भी गए तो आप वापस उग जाएंगे, क्योंकि जड़ें इतनी मजबूत होती. तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी. और मैं ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपके अंदर मैं आई, ऐसा कभी नहीं होता. कभी नहीं हुआ यार, पता नहीं क्यों नहीं हुआ. मेरी भी ये इच्छा थी कि मेरे अंदर ऐसा कुछ आए, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग आई जिसमें मुझे लगे कि हाँ मैं आई हैव अराइव्ड. मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ. शायद इसलिए कि मैंने कभी अपने आप को इतना सीरियसली लिया कि मुझे लगे कि नहीं बॉस, मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है. मैंने कभी ऐसा कोई भी एटीट्यूड रखा ही नहीं लाइफ. तो मुझे लगता है कि बिकॉज आई नेवर टुक माई सेल्फ सो सीरियसली, मेरे अंदर अहम नहीं आया. और मैं ये भी मानता हूँ कि जीवन जो होता है वो आपके प्रारब्ध का हिस्सा है, वो आपके कार्मिक साइकिल का हिस्सा होता है. तो हमारी सोच भी मेरे ख्याल से उसी हिसाब से चलती है. जैसे एक होता है, जैसे आपने आज मुझे कोई काम करना पसंद है ना, अच्छा मुझे कोई काम करना पसंद है, फिर मुझे आज मन नहीं लग रहा, मेरा थ्रेशोल्ड आ गया कि अब नहीं, लेट्स डू जंप ऑन सम अदर थिंग. आपकी लाइफ में मैंने बहुत अलग अलग प्रोफेशन में जंप मारते देखा है. इज इट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द आवर, और इज इट बिकॉज दैट आपको लगा कि यार नहीं मुझे अब ये तो नहीं करना, कहीं और जंप करे, कुछ और प्रोफेशन ट्राई करना है. जैसे आपने पहले मॉडलिंग किया, फिर आप सिंगिंग करने लगे, then you thought of being on the television, then you thought... I'll tell you what the sequence was. Yeah. As a model, I started my life in Delhi. Right. Then 3 years later, I was in Bombay. In 97, I was in Bombay. 97 January, I came here. The natural progression was to get into acting, and which I did. Yeah. So I started acting. I did a show for B.R. Chopra in, I think, 98, for which I was called by them. And because मैं पॉपुलर तो था ही एज अ मॉडल, सब लोग चेहरा जानते थे, यू नो. तो आई यूज्ड टू गेट कॉल्ड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. एड्स तो कर ही रहा था मैं, बट मुझे इस शो के लिए बुलाया गया. तो पहला मेरा एक्टिंग का जॉब ये था. उससे पहले एक्चुअली मैं एक चीज़ कर चुका था जो एयर नहीं हुई, बट मुझे एक्सपीरियंस मिल गया था एक्टिंग का. मेरे एक मित्र हैं रोहित रॉय, वो उस टाइम पे कुछ डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक बनेगी अपनी बात करके एक शो आता था, उसमें स्पेशल अपीयरेंस के लिए मुझे बुलाया था. तो मैंने वो किया था. तो वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था मुझे एक्टिंग का.
एंड देन दिस शो हैपेंड, बेटा, which was a remake of their film only, I think. और जिसमें आई थिंक दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन थे. तो आई प्लेड अमिताभ बच्चन इन द शो. और साइमल्टेनियसली मेरा एक एड था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, विच वॉज फॉर अ बियर. इट वॉज कॉल्ड सैन मिगेल. और उसमें उस टाइम पे एक फीमेल मॉडल थी, वो भी लॉन्च हुई थी मेरे साथ, नीना मैनुअल करके. तो वो एड जो था बहुत कंट्रोवर्शियल भी था और बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट था एड. क्योंकि उसमें जो बियर की बॉटल होती है ना, उसकी जो बॉडी होती है उसको एक फेमिनिन बॉडी शेप दिए के साथ उन्होंने वो किया था. तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था एड. और उसी वक्त मुझे खिलाड़ी 420 के लिए बुलाया गया. वो इस तरह से कि अक्षय ने भी मेरा ऐड बहुत देखा हो. तो अक्षय ने एक्चुअली अक्षय कुमार ने ही मेरी पहली फिल्म मुझे दिलवाई थी. अक्षय ने बुलाया बिकॉज अक्षय का भाई सचिन, हु इज़ नो मोर नाउ, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो बहुत प्यार करता था मेरे को और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था. तो बोला, एक दिन आया, बोला भाई भैया ने बुलाया है एक बार कुछ फिल्म के लिए, तो मिलने के लिए बुला रहे हैं वो. मैंने कहा ठीक है चलते हैं. तो मैं गया था, तो वाकी भाई से मिला वहाँ पे. और जो डायरेक्टर थे, ही इज़ ऑल्सो नो मोर नाउ, वेरी 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 गुड राइटर एंड डायरेक्टर, हिज नेम वाज नीरज बोरा. तो उनसे जाके मिला और वो फिल्म फाइनल हो गई. और फिर मेरी पहली फिल्म एज अ पैरेलल लीड टू अक्षय कुमार वाज खिलाड़ी 420. तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होती चली गई. 99 में वो शूट की, 2000 में रिलीज़ हुई, 2002 में बैंड ऑफ बॉयज़ आ गया. उसमें भी 1-1.5 साल हमने पहले खूब मेहनत की थी. तो ये सब चीज़ें ना होती चली गई मेरी लाइफ. मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें थी, ये सिलसिला जो चीज़ें होती चली गई, ये अपने आप होती चली गई. ओके, टिल 2007 चीज़ें होती चली गई मेरी. 2007 के बाद एक ऐसा फेज आया 4 साल का, जब मैं एक हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा था. मुझे एक पैनिक अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मैं 4 साल डिप्रेशन में चला गया. एंड यू वर वेरी वोकल अबाउट. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट इट. और मैंने उससे डील किया अपने आप, विदाउट मेडिकेशन. हाँ. बट माई सरेंडर टू महाकाल हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम. तो मैं आप शायद कहीं बैठे हुए थे, आपको एकदम से मुझे एक्चुअली मेरे दोस्त के थ्रू मैं कनेक्ट हुआ. वो आया मेरे जीवन में अचानक. फिर वहाँ से पूरी मेरा रास्ता बना, उज्जैन गया मैं, वहाँ पे बाबा को समर्पित हो गया. और वो भी इसलिए क्योंकि एक एक्सपीरियंस हुआ था मुझे वहाँ पे. तो मुझे लगा जैसे कि क्या? साक्षात उन्हीं के दर्शन हुए थे. जैसे कि क्या? जैसे वहाँ पे बहुत सारे, जब मैं पहुँचा था पहली बार, और वहाँ पे एक कॉरिडोर है गर्भगृह से पहले. सर मैं बहुत जगह जाता रहता हूँ, तो मैं चाहना. हाँ, तो वहाँ उज्जैन में गर्भगृह का जो द्वार है, जहाँ से आप फाइनल नीचे उतरते हैं, उससे पहले एक कॉरिडोर है जिसमें मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं, बहुत बहुत सारे. और वहाँ पे पंडित अक्सर खड़े रहते. उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब वहाँ पे बहुत सारा तामझाम नहीं था. बिल्कुल. तो सिंपल था बहुत. तो हम जब नीचे उतरे तो सब, हर मंदिर के आगे एक एक पंडित खड़ा हुआ था. तो जैसे मैं और प्रियांक, मेरा जो दोस्त है, हम लोग उतरे वहाँ पे, और उसमें से ना, भीड़ में से अचानक ही एक पंडित ने ऐसा ही यू टर्न मारा और हमारी तरफ आया सीधे. अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था, दर्शन करेंगे. मैंने कहा जी जी पंडित जी बिल्कुल. तो हम खुश हो गए. हमने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, हमको देख लिया किसी ने जो ऑफर कर रहा है कि दर्शन करें. तो उन्होंने हमको दर्शन कराए, बढ़िया पूजा पाठ करवाया. हाँ, नंदी ग्रह के आसपास बैठ के उन्होंने पूरा अभिषेक करवाया, सब कुछ करवाया. एंड यू विल नॉट बिलीव, वो दिन है और आज का दिन है. वो पंडित जी मुझे दोबारा कभी नहीं मिले. हर वो पंडित जो मुझे उस दिन था वहाँ पे, वो सब हर साल मिलते रहे, लेकिन वो नहीं मिले कभी, दोबारा देखे ही नहीं. कोई मतलब उनका ट्रेस भी नहीं. तो व्हेन आई यूज्ड टू थिंक बैक कि क्या वजह है, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिस दिन वो लेके गए थे, हम पहले दिन हम गए, तो हम गए भीड़ के बीच में से, सब नीचे गए, सब चल रहा था अपना. उन्होंने दर्शन भी कराए, फिर वहाँ बिठा दिया. ऐसा लग रहा था जैसे हमको कोई देख ही नहीं रहा है, कि भाई भीड़ में आप बैठे हो, वहाँ जाके बैठे हो सामने, आप बीचों बीच बैठ के वो कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा आपको.
और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, हम आराम से अपना करते रहे, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं, आराम से सब करा के हम लोग निकल गए। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि वो कोई पंडित नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि साक्षात महाकाल का ही वो रूप था कि हमको, मतलब जैसे मेरा इंतज़ार हो रहा था, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने शब्द ये यूज़ किया। एंड वाई आई फील दैट दिस इज़ वॉट इट इज़ बिकॉज इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 decades नाउ, मेरे थ्रू, क्योंकि मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं जब से वहाँ समर्पण मैंने किया, समर्पण इसलिए कि मुझे लगता है कि भक्ति तो हर इंसान करता है, समर्पण बहुत कम करते, कि आप छोड़ दो सब कुछ उनके ऊपर, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। वहाँ जाने के बाद से मैं उनका विजिटिंग कार्ड बन गया। ब्यूटीफुल। तो मैंने इतने लोगों को वहाँ पे भेजा है, इतने लोगों को जोड़ा है उस जगह से। उस टाइम पे महाकाल बहुत ज़्यादा, अब तो ट्रेंड, अब क्या हो गया कि क्योंकि मैं तो 15-20 साल से हर मेरी चीज़ में जय महाकाल ही लगा होता है, हर चीज़ में। इंस्टाग्राम के हर पोस्ट में लास्ट में जय महाकाल ही होता है, कहीं और कुछ रहता ही नहीं। तो सब जगह मैं जब सेट पे भी जाता था तो मैं नमस्कार और ये सब नहीं करता हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय महाकाल। तो मेरा वो जय महाकाल, सब लोग जय महाकाल करने लगे। तो फॉर एवरीबडी इट बिकेम अ थिंग टू से जय महाकाल। तो लोगों ने मुझसे इतना ज़्यादा रिलेट करना शुरू कर दिया महाकाल को कि वो अब इट्स लाइक, फॉर मी इट इज़ लाइक अ सेकेंड आइडेंटिटी, यू नो, आई वुड से द फर्स्ट आइडेंटिटी, यू नो, सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ बिकम। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये शायद मेरे कार्मिक साइकिल का हिस्सा है कि उन्होंने बुलाया, बेटा तू आ और जोड़ लोगों को, तो मैं जोड़ता हूँ लोगों को वहाँ से। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। वैसे जितनी भी अभी आप हम बात कर रहे थे आपकी लाइफ के बारे में, it was all sound like a rosy lifestyle, right? Oh, I started in the modeling, oh, I could become a thing in it. But that's not the whole story. एक होता है आप काम करते हैं, एक होती है बची हुई जिंदगी। हाँ, तो जो बची हुई जिंदगी है उसमें क्या इतना हमेशा लाइफ रोजी थोड़ी रहती है? नहीं, लाइफ तो रोजी हो भी नहीं सकती। अगर रोजी हो गई लाइफ तो बहुत गड़बड़ है मामला, क्योंकि वो फिर लाइफ नहीं रह जाएगी। मैंने अब भी उस दिन किसी को ये एग्जांपल दिया था कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज जब हार्ट बीट चलती है ना और आप मॉनिटर पे चेक करते हैं तो ऐसे ऐसे जाती है, राइट। ओनली वंस द पर्सन इज डेड वो फ्लैट लाइन होता है। तो अगर ऐसी इजी सीधी लाइन वाली ज़िंदगी हो गई तो फिर ज़िंदगी नहीं है, फिर लाइफ नहीं हो। when you are living a life, it has to have ups and downs, because you have to know, you have to experience life, you know, and it can not always be good, because वो सृष्टि का नियम है भी नहीं। सुबह है तो रात भी है, रात है तो सुबह, फिर वो चलते जाना। So we should know life as an experience, as a chance to create कर्म, जो कर्मा बोलते हैं इंग्लिश में, और अपने कर्म को बेहतर या ख़राब करना वो हमारे ऊपर है। और यही जीवन है। जीवन, लाइफ इज़ लाइक, आई थिंक इट्स लाइक अ चांस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट गुड कर्म और बैड कर्म। How? See, because you look like a very in deep inner kind of, जो होता है ना, एक होता है बाहरी इंसान, आप बड़े अंदरूनी इंसान लग रहे हो। जैसा आपसे और भी एक्सपीरियंस ऐसे हुए होंगे ज़रूर। मतलब जो क्या होता है ना, मैं आज इससे पहले भी किसी पॉडकास्ट पे किसी से बात कर रहा था, बोल रहा था कि क्योंकि भोलेनाथ के लोग कैसे होते हैं ना उन्हें सम्मान का मोह, ना एक क्या है, सम्मान का मोह, और ना कुछ पाने का डर है ना, हाँ, और ना कुछ होने का भय। हाँ। बिल्कुल। तो वैसे होते हैं, मतलब उनको इतना सोचते नहीं इतने दूर तक की, बट वो ऐसे बने नहीं होते, इससे पहले नहीं, टाइम के साथ बनते हैं। ऐसे और भी इंसिडेंट्स आपसे ऐसे हुए हैं कभी? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो देते रहते हैं आपको हिंट ऐसा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो द पीपल हु आर द चोजन वंस, they will always go through a lot in their lives. Agree. And I feel I am the chosen one, because I've gone through a lot till now. And everything that has happened with me has turned out to be a blessing in the end. Everything that has happened. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप भोग रहे होते हैं ना कोई भी चीज़,
तो ये मान के चलना चाहिए कि यार दिस हैज़ टू बी अ ब्लेसिंग, यू नो, ऑफ सम सॉर्ट। तो जब वो 4 साल का पीरियड था, व्हेन आई वाज इन दैट डार्क स्पेस इन माय लाइफ, it wasn't my fault. It was not like I did something. I have never done drugs. I was never into any sort of vices कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हो जिसकी वजह से मेरी हेल्थ प्रॉब्लम। I've always been a very simplistic person. But क्योंकि वो चीज़ जो हुई मुझे, उसका जो अंत था, जो 4 साल के बाद 2011 में when I was completely out, which is what I felt that I am now completely out of it, वो 4 साल का जो पीरियड था ना, वो 4 साल के पीरियड में मेरी जर्नी इनवर्ड्स हुई, ठीक है ना। क्योंकि डिप्रेशन जो होता है वो क्या करता है, वो आपको आइसोलेट कर देता है। आप हैं सबके बीच में, लेकिन आप नहीं होते हैं, आप उससे सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। तो आप हर चीज़ को बड़े अलग तरह से देख रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। यू आर वेरी स्ट्रांगली आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। सो व्हाट हैपेंस इज the only company that you have is you yourself. तो आप अपने आप से बातें करते हैं सबसे ज़्यादा। And that inward journey, obviously it is not the case with everybody because a lot of people take very drastic steps if they are in depression. But I think I was a very strong person from inside, that I never let it overpower. It did a lot of times. But I fought back and I said that Sudhanshu Pandey, ये तू नहीं है, you know। और यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी कुछ ना कुछ तो होगा, अच्छा ही होगा। और तब तक मैं अपना पहला घर खरीद चुका था। 2005 में मैंने घर खरीदा था, बहुत बड़ा सा। इट वॉज अ वेरी लार्ज 3 bedroom हाउस। वो घर जो था, उसके प्रीवियस ओनर सैफ अली खान थे, उनसे ख़रीदा था मैंने, और बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग में था। तो बहुत कुछ ऑलरेडी मैंने मतलब उस टाइम अपनी एज के हिसाब से अचीव कर लिया था। तो मुझे लगा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ यहीं तक थी कहानी, आगे भी कहानी होगी 100%। सो आई हैव टू जस्ट लिव थ्रू इट एंड आई फॉट माई वे थ्रू। और मेरी जो इनवर्ड जर्नी उस 4 सालों में हुई ना, अपने कॉन्शियस से बात करना, अपने आपसे बात करना, उस चीज़ ने मुझे इतना इनलाइटनमेंट दिया है कि वो जो 4 साल का पीरियड ख़त्म हुआ ना, धीरे धीरे करके मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि दिस वॉज द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई बिकेम so much more compassionate, so much more aware, so much better as a human being. I was always a good human being, that's what I believe, but I became better in terms of my reactions to everything, you know. I became better as a human being, and therefore I became so much better as an actor and performer, because I could touch upon my emotions and sentiments and my soul like this, because I had found it during those 4 years. वरना जिंदगी निकल जाती है, आप ढूंढते रह जाते हैं कि आपके अंतर्मन में क्या, अंदर क्या है, क्या सोच भी रहा हूँ सही या नहीं सोच रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो गए, बिकॉज आई हैड नो लेयर्स ऑफ एनीथिंग लेफ्ट ऑन माई कॉन्शियस। मैंने इतनी अपने कॉन्शियस को उस टाइम पे धो लिया था, साफ कर लिया था कि देयर वाज नथिंग लेफ्ट। सो आई केम आउट एज अ मच better and a purer person. You will not believe, there's many guests who have come on my show, they are Mahakal believers. ठीक, और ये लाइन में बहुत बार सुन चुका हूँ, they are very chosen ones. वो बिलीव करते हैं कि chosen ones हैं। हम आपको छोटी स्टोरी बता दें। I met this lady, उनके ब्रदर को किसी ने गोली मार के उनका कर दिया। वो बहुत गरीब परिवार से, उन्होंने अकेले फाइट बैक किया, उस केस को लड़ा। वो इतना टेरर था उनके मोहल्ले में, उनकी कोई लाश को ले जाने वाला भी नहीं था। उन्होंने अपने भाई को अपनी लाश खुद करके शमशान घाट लेके गए। उस दिन वो बहुत रोई। उन्होंने बोला कि मैं बहुत रोई शमशान घाट में अपने भाई की राख उठा के कि मेरी तो कोई दुनिया मदद करने वाला नहीं है, बट वो अल्टीमेटली जिसको पकड़े हुए थी वो एक शिवलिंग था। तो उन्होंने बोला कि मैं तो कभी मेरी कोई मदद करने वाला था, मगर मेरा इंसाफ तेरे पास छोड़ती हूँ। ये उनके वर्ड थे, है ना। कट टू
देन शी स्पीक्स अबाउट द बिगर पिक्चर इन लाइफ कि क्या होता है कभी कभार आपको इतने रफ फेस से जाना पड़ता है कि कभी कभी आपको पता ही नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में लिखा क्या होता है। कट टू में ऐसा होता है कि आज वो जो भी आप उन्हें कभी फ़ोन करेंगे और आपको कोई लावारिश लाश मिलेगी, वो उसे अपना नाम देके उनका अंतिम संस्कार करती हैं। तो वो बहुत फेमस है, पूजा शर्मा नाम। हाँ मैं समझ गया बात फिर मैं, वो मेरे शो पे आई है। तो वो कहते हैं कि भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं ना, वो चोजन वंस होते हैं, उनको बिगर पिक्चर बहुत बाद में पता लगता। आज वो दर्द खत्म हो गया कि चला गया, दर्द वैसे तो नहीं खत्म होता, बट आपको पता लगा कि आप वो उस चीज़ के लिए नहीं था, वो बिगर पिक्चर थी आपकी लाइफ में जो आपको डिस्कवर करनी थी। तो आज के लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि वो दूसरों के, अपना तो भाई था ही था, दूसरों के जो भाई परिवर्जन है उनको मैंने खुद आपको किया है। तो ये जो लाइन आपने जो बोली ना, मैंने हाँ, तो मैंने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी है। तो क्या ऐसे ही होता है कि आपको डार्क फेज, जैसे आपने बोला कि डार्क फेज से गुजारना बहुत ज़रूरी होता है, गुजरना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि ये भी एक प्रोसेस है, मतलब ये नियम ही है शायद, मुझे लगता है कि आपको एक डार्क फेज से गुजरना ही पड़ेगा। और जब डार्क बोलते हो तो डार्क का मतलब क्या होता है, कितना देखिए, डार्क फेज वो होता है जब आप मानसिक रूप से आपको ये लगने लगे कि सब खत्म हो गया। ओके, बहुत डार्क स्पेस होता है, क्योंकि आपको ना तो आगे कुछ दिख रहा, ना पीछे, ना आपके आसपास कहीं। तो एक आदमी की जो जैसे हर आदमी सपने देखता है, सोचता है, प्लान करता है, हजारों चीजें चलती ना दिमाग में, वो सब जीरो हो जाता है, शून्य। ओके, तो आप एक शून्य वाले स्पेस में चले जाते हैं। कि उसका एक विजुअल अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो वो ये होगा कि आप एकदम घुप अंधेरे में आप लटके हुए हैं, सस्पेंडेड हैं। ओके, और इतना काला है आपकी तरफ कि आपको सिवाय अपने और कुछ नहीं दिख रहा है चारों तरफ, एकदम अंधेरा है। तो वो जो है वो एक डार्क स्पेस विजुअली इंसान के अंदर आ जाता है कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं दिखता है। और ये शुरू कैसे होता है? ये तो मेरा तो ऐसे हुआ था। तो मतलब वो पैनिक अटैक हुआ, आई थिंक दे मेडिकल लैंग्वेज में उसको केमिकल इम्बैलेंस बोलते हैं। दैट कैन बी ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, आई डोंट नो क्या, इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी वेरियस रीजंस, यू नो। तो वो मुझे तो पैनिक अटैक जब हुआ था तो द फिजिकल रिएक्शन वाज दैट आई कुडंट ब्रीथ। सडनली आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड हैविंग अ कॉफी, वो सडनली मुझे पैनिक अटैक आया एंड आई कुडंट ब्रीथ। मेरी सांस यहाँ से नीचे ना जाए, माई हैंड्स एंड एवरीथिंग वाज शेकिंग। माई फ्रेंड रश्ड मी टू द हॉस्पिटल, दे डिड ECG, वो भी नॉर्मल सब चीज़ें। अच्छा, वो नॉर्मल? हाँ, ECG नॉर्मल। ओके, कि हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, तो फिर ये क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, यू नो। डॉक्टर कुडंट फिगर आउट बिकॉज दैट टाइम nobody knew what anxiety and panic attacks were. Okay. Nobody knew about that. I'm talking about 2007. So nobody, not even the doctors there. So it was a very difficult phase because when you don't, what happens to you and you go to the doctor and the doctor doesn't know what is happening to you, तो आपकी आधी मौत तो वैसी हो जाएगी। Unless डॉक्टर को पता हो कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है, वो आपको सांत्वना दे और आपका मन हल्का करे कि भाई डोंट वरी, ये नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगता है। बट अगर डॉक्टर को समझ में ना आए तो आप क्या करोगे? So that is what happened with me, and it was a very difficult phase. So a lot of people don't be very vocal about these kind of things. वो कहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि यार मैं नेगेटिव फेज में चला जाए, काम ना मिले, फिर मुझे लोग सोचे यार ये तो पता नहीं किस फेज से गुजर रहा है। Why you haven't thought of that way? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं यार। मुझे लगा कि ये तो बहुत एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है, और मुझे मालूम है कि उन 4 सालों में मेरे ऊपर क्या गुजरती थी। मुझे लगता था कि यार मैं जब चुपचाप बैठता था तो मेरा बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता था। अगर मैं किसी से 5 मिनट बात कर लेता था तो मुझे बड़ा बेटर फील होता था। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बात करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिप्रेसिव फेज, यू नो, सच अ फेज वेयर यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड और लो, it's very important to talk to people. It's very important to let yourself or let things out of your system, you know. And that really helps. It really helps. And it helps you feel better also and grow stronger. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इस बारे में नहीं लोगों को बताऊंगा तो लोग क्या है अपने अंदर रखेंगे वो, और वो चीज़ किलर है।
ओके अगर किसी भी इंसान को बेटर फील करना है तो दे नीड टू टॉक. दैट इज वाई देयर आर काउंसलिंग सेशंस दैट हैपन. पीपल गो टू साइकियाट्रिस्ट टू टॉक बिकॉज टॉकिंग रियली हेल्प्स. इट इज लाइक मतलब वो स्टीम निकालता है आपके अंदर, यू नो. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू गो एंड टॉक. It is important for people who have suffered to talk about it so that other people who are suffering, they should know that it is normal to be like this. It's not just me. There are other people who have gone through it and have come out of it. It is important to convey and communicate. That is very important. लेट्स से इट्स अ डार्क रूम, है ना, आप बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि ट्रैप हो गए, फिर होता है एक छोटी सी लाइट आती है, आपको लगता है दिस इज अ रे ऑफ होप. वो कैसे क्या क्या चीज़ें आपको ऐसा लगता है यार ये चीज़ आपको ना इससे बाहर निकाल सकती है अगर आपको कोशिश करोगे तो? मुझे मेरा विश्वास और मेरी प्रार्थनाएं हैं. At the end of the day, you also can, you is the only one who can take you out. आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये परमानेंट नहीं है. अच्छा. एक फेज होता है. उस फेज में अगर आपने लड़ाई कर ली उस चीज़ से और आपने उसको ओवर पावर कर लिया तो फिर किसी का बाप आपको वापस उसमें नहीं ले जा सकता है. अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपने गिव अप कर दिया, तो फिर वो चीज़ हावी हो जाएगी, फिर वो आपसे कुछ भी करवा सकते. आपने लुक बैक कर तो आपने कुछ सोचा तो होगा, मतलब इंटरसेप्शन क्या होगा यार कि यार मेरे को हो सकता है पैसे की वजह से प्रॉब्लम हुई हो या फिर स्ट्रेस मैंने बहुत ले लिया. कभी सोचा होगा यार किस वजह से शुरू हुआ होगा सब कुछ? मैंने 1000 बार सोचा कि यार किस चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया, मुझे पता ही नहीं है. तो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है बैक ऑफ द हेड मेरे बहुत स्ट्रेस रहा हो, क्या पता मुझे रियलाइज़ भी ना हुआ हो कि यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, यू नो, या मेरे अंदर कुछ कांस्टेंट स्ट्रेस चल रहा है. तो आई एम 100% श्योर दैट देयर माइट बी सम रीजंस लाइक दैट फॉर श्योर व्हिच आई डिडंट रियलाइज, व्हिच आई थॉट इट वाज नॉर्मल, यू नो, बट दे वर प्रॉब्ली ट्रिगरिंग इट. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, जो हम लोग टेक्निकलिटीज ढूंढते हैं ना इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आदमी को, इंसान को भोगनी है अपने जीवन में, चाहे कैसे भी किसी भी करेक्ट, वो उसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा. लेट्स टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर में. करेक्ट. तो आप इस चीज़ को मानते हो? बहुत 100% मानता भी हूँ, जानता भी हूँ, एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ. कैसे? इट्स बीन आई थिंक वेरी लॉन्ग, यू इन दिस वर्किंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. कैसे आपने वो, अभी आप ट्रेटर एक शो भी कर रहे हैं ना, अपने से आधी उम्र वाले बच्चे भी होंगे उसमें, है ना, जो आप खुद ही बता रहे थे. तो कैसे मेरे बच्चों की उम्र वाले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसे उनके बीच भी फिट इन करने की कोशिश करते हैं आप? बिकॉज वो तो माइंड सेट ही अलग है. आई डोंट ट्राई टू फिट इन एनी. ओके. मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी. मैंने ज़िंदगी में, मुझे लगता है एक मेरी सबसे बड़ी ताकत जो रही है वो ये रही है कि मैंने कभी फिट इन करने की कोशिश नहीं की. क्योंकि वो सोशल मीडिया से आते हैं, जो सोशल मीडिया का तो एक अलग ही कल्चर. कहीं से भी आए, कोई दुनिया से, हॉलीवुड से भी आएगा, तो आई विल नॉट. आई थिंक आई एम वे टू सॉर्टेड इन माई हेड टू ट्राई एंड फिट इन एनीवेयर. मैं अपनी असलियत जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी क्या कमज़ोरियाँ हैं, मेरी क्या मजबूतियाँ हैं, मैं किस काबिल हूँ, ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ. और जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जानते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आप क्या होता है ना, यू आर एट पीस विद योरसेल्फ. फिर आपको कहीं फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है. हाउ यू तो नेवर वांटेड टू बी इन सच अ स्पेस जहाँ पे आपको रियलिटी टीवी शो करने पड़े. हाँ. बट फिर कैसे आपको ट्रेटर में आने का? तो मुझे सबसे पहले तो इन्होंने टेक्निकली कन्विंस किया था कि भाई ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको सिमिलर लगे कि ये दूसरे जो रियलिटी शोज हैं उनके जैसा होगा. वी नो व्हाट योर कंसर्न्स आर एंड वी कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को हम लोग लेके आ रहे हैं और ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा. तो मैं कन्विंस हो गया. बट फाइनली वहाँ पे कुछ लोग तो इस तरह के आए थे जो अगर शायद मुझे पहले पता होता, अच्छा, तो मे बी मैं मना कर देता कि नहीं यार, मैं इस स्पेस में नहीं जाना चाहता हूँ, यू नो, बिकॉज एटलीस्ट वो मेरी मर्जी है कि मैं किस स्पेस में किन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता. टोटली वो मेरी मर्जी है. तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई वो लोग बुरा अच्छी या बेकार हैं या बिल्कुल समझ कम है. हाँ, अच्छा, समझ कम. मैं नहीं जाना चाहूँगा उस स्पेस में, तो नहीं जाना चाहूँगा, सिंपल इज दैट. तो बट अब जो हो गया सो हो गया. आई मीन इट वाज, आई थिंक हर चीज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि भाई चलो मैं उस स्पेस में रह के भी आ गया. मैंने देख भी लिया कि इस तरह के जो जोन में है लोग, वो लोग, उन लोगों का कैसा व्यवहार होता है, क्या लैंग्वेज है, क्या बॉडी लैंग्वेज है. तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस कर लिया. बट एज लॉन्ग एज
अभी 2 दिन पहले मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, एक्टर ही है वो भी। वो बोला कि सर आपकी जो बाउंड्रीज है ना वो 1 किलोमीटर दूर से दिख जाती है, तो उस बाउंड्री को वैसे ही कोई क्रॉस नहीं करेगा। ओके। तो जो भी मतलब जिससे भी खतरा वो खुद ही नहीं आपके पास आएगा, वो दूर से देख लेगा आपकी बाउंड्री। पढ़ाई सेंड बोल दी समझ नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया तूने, मैंने इतना तो खुद भी नहीं सोचा था कि हाँ मेरी वो। तो बोला कि 1 किलोमीटर दूर से आपकी बाउंड्री दिख जाती है, तो कोई वैसे भी इस पे मतलब मुझे ऐसा लगता है जब से सोशल मीडिया आया ना, people trying to be more cooler. I think deep down they also know that what kind of see इंसान बहुत इधर उधर नहीं होता है, वो एक जैसे होता है, but to pretend and to be cooler, to look more cooler, they do things which bring attention. और social media तो इसी पे काम है. What is your हर इंसान एक सा नहीं होता। mostly आसपास ही होता है। आई डोंट अग्री। अच्छा, you don't know. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के विचार भी जो है ना वो भी प्रारब्ध है। क्योंकि आप अगर जिनकी हम बात कर रहे हैं अगर उनके विचार अच्छे होते हैं तो अच्छे ही होते हैं। बट क्या अच्छे विचार आप मतलब क्या देखिए, विचार का आदमी की जो सोच है या उसका जो विचार है वो आपकी पर्सनालिटी का ही हिस्सा होता है। जो आप हैं उसका ही हिस्सा होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब ऐसे स्पेसेस में ये लोग जाते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस में, तो वो सब निकल आता है उनका हर। करेक्ट, अग्री। वो लैंग्वेज भी निकल आएगी, वो बिहेवियर भी निकल आएगा, वो डिसरिस्पेक्ट भी निकल आएगी। राइट। वो ये भूल जाएंगे कि यार वो सामने वाला जो एक्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपके पैदा होने के भी 20 साल पहले से काम कर रहा है। अग्री, यू नो, राइट। तो वो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं आता है। सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग, but it is also a curse. Why curse? If you are somebody who is mature and very sorted in your head, you can use social media to your advantage, है ना? To build good things, to build good image, to build good thoughts, to share good thoughts and share good energies and messages to people, because we are already very lost as a society. और अगर आप सॉर्टेड नहीं हैं तो वही सोशल मीडिया कर्स हो जाता है। बिकॉज देन यू सी एब्सोल्यूट idiots, absolute scums coming on social media and doing things कि नाले में कीचड़ में लिपटे राइट, वीडियो बना रहे हैं, उस पे व्यूज आए जा रहे हैं, राइट, आए जा रहे हैं। तो जैसे वो गधे हैं वैसे ही देखने वाले भी गधे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो ऐसी चीज देख रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, है ना? हाँ, चलिए आप बता। राइट। तो आई एम सेइंग दैट इट्स अ बोन राइट एंड अ बेन, ये बोलते हैं। तो इट्स बोथ, राइट? सो सोशल मीडिया फॉर पीपल लाइक मी इज ओनली अ टूल टू help my business grow, राइट, which is films, right? Yeah. Or as an actor, I would use that tool to grow myself. As simple as that. It is not or give out some message like I did during Operation Sindoor. I was very vocal about it कि जो भी हुआ था पहलगांव में वो बहुत गलत हुआ था। तो उस पर भी बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की, उनको भी मैंने फिर बाद में थोड़ा सेट किया अब सेट बहुत करता हूँ कि भैया तुम थोड़ा सा दूर ही रहो, बिकॉज ये जहाँ देश की बात आएगी वहाँ तो मैं बोलूँगा, ये वहाँ तो हम चुप। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अपने देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं होता, किसी का, तो फिर आपका कोई वजूद ही नहीं। राइट। एक सोशल मीडिया पे ना नई चीज और शुरू हुई है, 2 पार्टीज फाइट करती हैं। अब देखा होगा, लोग बोलते हैं मैं तेरे को मारूंगा, ये करूंगा, ये कर। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू सी people are just taking sides कि अरे ये तुम करो, ये हम इस तरफ से आते हैं, and that is going on in the social media and people are enjoying it. So I am just feeling which direction people are going, right? Negativity ज़्यादा पॉपुलर होती है as compared to बेचारे को अच्छा कुछ कंटेंट बना रहा होगा उसे देखने से ज़्यादा। तो I think in this world negativity get more praise these days rather than the good work somebody does. Yeah, but that's a very sad part. I feel very sad when I hear that. Yeah, कि negativity इतनी ज़्यादा बिक रही है। right. उससे मुझे ये दुख होता है और डर भी लगता है कि आने वाले समय में
क्या लोगों के दिमाग पे, दिल पे, उनकी अंतरात्मा पे नकारात्मकता इतनी हावी हो चुकी है कि लोग उसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स लाइक मी who have strong influence on people, actors like me, I'm saying there are a lot of people like that, or even a bigger influence than me, much bigger than that. Their biggest responsibility is to send out good messages in the society, you know, spread positivity, give strength to the youth that is following you, that looks up to you, that is influenced by you. Give them strength, and strength will come from your words, from the good things that you can share with them. Spread positive things instead of the so-called influencers that are happening around, जो गाली गलौज कर रहे हैं, जैसे आपने बोला, लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। नहीं देखता कोई भी नहीं है, बट सोशल मीडिया नहीं देखता कुछ नहीं, मतलब वो तो चलो, वो तो राइट, पता नहीं क्या होता होगा, बट जो ऑन कैमरा के जो बोल रहे हैं ना, राइट, बोलता मैं तुझे पाड़ दूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई क्या पाड़ने की बात, राइट राइट होगा, कहाँ से आए हो, राइट, क्या तुम्हारा क्रेडेंशियल क्या है, राइट, तुमने क्या किया है भाई, तुमने कितने लोगों को लाइफ में इंस्पायर किया होगा, या कितना तुमने अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया होगा कि लोगों को देख के तुम्हारी कला को, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, या उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। तुमने अचीव क्या किया है लाइफ, तुम कैसे इन्फ्लुएंसर बन गए, और तुमको किसने इन्फ्लुएंसर बना दिया। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी डरावनी है। इसलिए मुझे लगता है कि जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्चुअल मतलब जो, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला था, एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला था कुछ फॉलोअर्स और उसके बारे में, तो मैंने उनके उस पर अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि फॉलोअर्स में और फैंस में बहुत फ़र्क होता है। राइट, आप कुछ भी वाहियात चीज़ डालिए, आप देखिए आपके फॉलोअर्स कितने बड़े, बिल्कुल, बट वो फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको तमाशा देखना है, जैसे रोड में भीड़ लगती है, सड़क पे जैसे भीड़। राइट, फैंस वो होते हैं जो आपकी कला के एडमायरर्स होते हैं, आप जो कला दिखाते हैं लोग को, या आपकी जो कला है आप दिखाते हैं लोगों को, इतने सालों से आपका काम, इतनी फिल्में की हुई हैं, इतना आपने संगीत दिया है या जो भी किया है लाइफ में, उसको जो एडमायर करते आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते आ रहे हैं, जिससे इंस्पायर होते आ रहे हैं, वो फैंस हैं आप। राइट, राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोअर्स एंड फैंस, राइट, विच इज आई फील सैड कि वो तो, अरे बाप रे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ व्यूज, किस चीज़ पे, कि वो एक लड़की सीढ़ी चढ़ रही थी और उसका कहीं से कपड़ा उठ गया या गिर गई वो, या कुछ ऐसा हुआ, मिलियंस ऑफ व्यूज, राइट, राइट, तो उसको देख रहे हैं आप, राइट, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं आप। तो एक और भी इसमें टेक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। एक बार आई थिंक आई वाज स्पीकिंग टू सम यंग गर्ल हु वाज एन एक्ट्रेस, सो उनसे बात चल रही थी कैसे, और शायद गलत सही तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज क्या होता है, हर किसी का दो पहलू होते हैं। तो यंग, अब जैसे OTT आया है ना, OTT पे लोग गाली गलौज भी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, OTT पे आप देखिए तो बोलते हैं नहीं यार, सिनेमा अवार्ड में आप रेगुलर लाइफ में जैसे हैं वैसा हम पोर्ट्रे करते हैं, है ना। बट देयर इज अदर लीग ऑल्सो, शाहरुख खान साहब, उन्होंने तो आज तक कभी गाली देके तो कोई शो नहीं किया, ना कोई OTT पे, बट दे आर मच बिगर स्टार देन देम। बट देन हर रिप्लाई वाज, हु केयर्स, वी आर न्यू जनरेशंस एंड वी अप्रिशिएट दैट बिगर सिनेमा। अब वो सही है गलत है, बिकॉज सिनेमा तो सच में लोग कर रहे हैं ना, OTT पे लोग कर रहे हैं सर, तो वो सही है गलत तो कैसे काउंट होगा। देखिए, सही गलत का जो दायरा है ना, वो भी हम खुद ही डिसाइड करके, है ना। हम जब दोस्तों के साथ होते हैं तो हम लोग गाली गलौज करते हैं, एग्जैक्टली, यस, यही मेरा पॉइंट है, बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, तो हम गाली गलौज नहीं करते। हर चीज का एक अपना दायरा हो। लेकिन क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत गाली गलौज कर लेते हैं, हंस खेल लेते हैं, ये इसका मतलब नहीं है कि ये सही है।
ठीक है ना? कोई भी चीज ऐसी करना या डिस्प्ले करना जो सोसाइटी एट लार्ज के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, या वो चीज आपकी बाउंड्रीज के बाहर जाने का उसका चांस है, वो चीज गलत। उस चीज को कर्टेल करना बहुत जरूरी। ओटीटी पे अगर मैं सीरीज कोई देखता हूँ, उसमें मुझे इतनी जगह ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे तो गाली की जरूरत थी ही नहीं, तो फिर क्यों 4 गालियां निकाल दी मुंह से? वो रॉन्ग है। ओके, इट डजंट मीन इट इज राइट, बट यस, अगर आप रियलिस्टिक कोई कहानी बता रहे हैं, अगर कोई सपोज मैं अच्छा, ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लिबर्टी ली गई है क्योंकि उसमें सेंसरशिप नहीं है, राइट है ना? तो उसमें वो लिबर्टी देते हैं कि भाई हम अगर कोई रियल सिनेरियो दिखा रहे हैं कि कोई गुंडा है या पुलिस वाला उसका इंटरोगेशन कर रहा है, तो पुलिस वाले मुंह से गालियां निकालते हैं इंटरोगेशन। एग्जैक्टली। और जेल के अंदर होती है ना, राइट वो पोर्ट्रेट, वो जेल के अंदर थोड़ी खुले में आके गालियां दे रहे हैं, राइट। तो हर चीज की एक जगह होती है, हर चीज का एक समय होता है, और क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो बहुत मुझे लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर मुझे लगता है कि हाँ, इस सीन में एक गाली देना जरूरी है, तो मैं दूंगा। वो इसलिए क्योंकि उस सीन के इम्पैक्ट को वो बढ़ाएगा और वो रियलिस्टिक लगेगा। लेकिन मैं बैठे बैठे बिना मतलब में अच्छा, अगर 4 गालियां निकाल रहा हूं तो उसका कोई मतलब, ओके, दैट बिकम्स नेगेटिव। Whereas if you are saying it in the right space, at the right time, for the right thing, for the right reason, it'll sound positive. It'll be the right thing to do because you're portraying that reality at that time for people to understand कि ऐसा होता है ना? कि तुम गलत करोगे, पुलिस वाला अगर इंटरोगेट करेगा तो तुमको ऐसी गाली पड़ सकती है, राइट? वो मैसेज अलग है, राइट? You understand? राइट। So everything has a space. अगर नॉर्मली ऐसे चलते फिरते मैं गाली लूंगा यहाँ ऐसे, वॉचमैन को बोला तेरी आपके शुक्र ऐसे बहुत ऐसे कूल बनने के लिए बहुत गाली देते हैं। देखिए जो लोग हैं ना, हाँ जी, वो बेचारे मैंने पहले भी बोला, वो एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। दे आर लिविंग अ लाई, ओके, बट मेकिंग मनी ऑल्सो एट द सेम टाइम। दे आर मेकिंग मनी बट फॉर हाउ लॉन्ग यार? शेल्फ लाइफ के हुए 6 महीने से मैं जानता नहीं हूँ, 6 महीने पहले तो जाना है, साल भर पहले तो मुझे पता चला कौन लोग हैं, राइट? और साल भर 2 साल निकल जाएंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी। एक्टर्स जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बस ये एटलीस्ट दे गॉट अपॉर्चुनिटी विथ यू ऑल्सो, जो 20 साल से काम कर रहे हैं। बट आई एम 100% श्योर दैट इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक दिस प्रोफेशन सीरियसली, ओके, एंड बी टैलेंटेड और क्रिएट scope to show your talent, then you're going to die down very soon, because this profession is not it's not a cakewalk, right? You know, अच्छे talent भी यहाँ पे suffer करते हैं. It takes them years to come around, years to be able to get an opportunity, and it's a huge task to be able to do that. वो लोग नहीं है कि आपने आज इंस्टाग्राम खोला, एक वीडियो बनाया, बोला तेरी माँ की, तेरी बहन की, और आप पॉपुलर हो गए, राइट? वो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है, इतनी जल्दी नीचे, राइट। और इस नियम को कोई बदल नहीं सकता, और ये होना ही होना है। ये सब चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं, देयर ऑल फेजेस, सो यू हैव टू लुक एट इट एज फेज ओनली। म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, उसी 7 सुरों से संगीत बनता है। आर.डी. बर्मन ने भी म्यूजिक बनाया, रहमान ने भी बनाया, ब्यूटीफुल, और आज हनी सिंह भी बनाता है, बिल्कुल। बट जो साउंड होती है ना, साउंड फेज होती है। कभी ऐसा साउंड आता है जो हार्ड रॉक वाला होता है, कभी सॉफ्ट रॉक वाला होता है, कभी R&B होता है, साउंड बदलता रहेगा। जो तासीर है वो वही 7 सुर है, उसको कोई नहीं बदल सकता। ये रुद्राक्ष आपने कहाँ से पहना? मैं आपकी बिल्कुल से देख रहा था कि कहाँ ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया एक्चुअली। ये पशुपतिनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, सेम वही का धागा, राइट? तो ये पशुपतिनाथ जी के ऊपर चढ़ा हुआ रुद्र, सेम आई आल्सो हैव वन, राइट? तो ये 2 मुखी है, ओके। और आपने ये क्या लिखवाया हुआ है? ये मेरे दोनों बच्चों के नाम। ओह, ये विवान जो श्री कृष्ण के 108 नामों में से एक, इसलिए पीकॉक फेदर है। ये निर्वाण है, निर्वाण मोक्ष यानी शिव, तो त्रिशूल और डमरू। How
एवरीथिंग कीप्स यू सो बैलेंस्ड, मतलब कैसे पूरी कहानी में ना आपकी, मैंने आपसे भी पूछ लिया, डाउन से पूछ लिया, हाउ यू रिमेन बैलेंस्ड, सी नाउ हाउ यू सी सक्सेस, क्योंकि अब ये जानना ज़रूरी है। हर किसी के एक तो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन में कोई भी सॉलिड डेफिनेशन नहीं है, बट हाउ यू सी इट नाउ। Being at peace with myself. That's I think that is success to me. And that will keep me going forever. How you again fell into the lows, then how you will think that now, because पहले तो जब lows आया तो आपको कुछ सोचने में था नहीं, but now if you see today also, दोबारा से लौट के आता है, how you will react to it? I react very silently to it. पहले जब पेशेंस कम होता था तो परेशानी ज़्यादा होती थी, अब पेशेंस बहुत है तो परेशानी बहुत कम हो गई है. So I react to it very silently, and I react differently to it, as in I understand the lows much better than I used to earlier. और हाइज का मुझे कभी इतना वो रहा ही नहीं कि अरे यार माइंड ब्लोइंग है, ये है वो है तो आई एम रॉकिंग नाउ, ऐसा कभी मेरे को वो होता ही नहीं है. सो आई एम अ वेरी आई मीन देयर आर टाइम्स व्हेन आई गो टू प्लेसेस वेयर पीपल मतलब गिरते पड़ते आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, हुजूम लग जाता है. और कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे लोग रिएक्ट नहीं करते हैं. मैंने कभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया. मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ या कोई अलग क्योंकि इतने लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने आ रहे हैं. कुछ भी ऐसा मेरे अंदर कोई भी ऐसी गलतफहमी मैंने नहीं पाली, बिकॉज आई नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ to know what my existence is. My existence is only a blessing by the audience. That's it. I just understand my existence. That is it. मैंने अपने पॉडकास्ट में बहुत बार कहानी बताता मेरा, तो एक बार एक राजा होते हैं, वो बोलते हैं कि आज मेरी मूर्ति बनाओ, बहुत बड़ी मूर्ति बनाओ, मुझे बहुत शौक है, और तो मुझे दुनिया पूरी ज़िंदगी पर जाने, बड़ी मूर्ति बनाओ. पूरा गाँव लग जाता है, बहुत बड़ी मूर्ति बनती है. एक दिन तूफान आ जाता है, जिसके लिए उसने वो मूर्ति बनाती है कि पूरा मैं चला जाऊँ कोई बात नहीं, मूर्ति रहेगी, लोग मुझे जानेंगे. वो मूर्ति भी गिर जाती है आंधी तूफान में, राजा भी चला जाता है. सो आई थिंक फेम एंड नेम कैन नेवर रिमेन्स फॉर एवर. कुछ और ना ही आप वक्त के राजा होते हो, जिंदगी के राजा वो कभी नहीं बन सकते. कुछ भी आपके हाथ में नहीं. राइट. सिर्फ आपका कर्म. राइट. आप सिर्फ अपने कर्म के बारे में सोचिए. और एक बात और कि जिस पेड़ पे फल होते हैं ना वो झुका हुआ होता है. राइट. हमेशा ध्यान. राइट. वो फल उसी में लगते हैं जो झुका हुआ पेड़ होता है. नाउ हाउ यू विल सी, this is going to be my second last question. आपने जैसे मान लीजिए बैंड ऑफ बॉयज़ में आपने थे आप, तो जब आप छोड़ के गए होंगे एक अच्छा खासा बैंड आप छोड़ के चले गए, तो ऐसा हो ही सकता है लोगों के ग्रजेस या कुछ आदमी कुछ तो हुआ होगा यार कि यार छोड़ के जा रहा है, बताओ, वी वर हियर, एंड बहुत डिसअपॉइंटमेंट. राइट. So how you want to make peace with them also at the same time, because हमें लगता है ना हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते, पर हमें जाना पड़ रहा है. नहीं, अब I hope you know that we've come back. I know, but I'm not talking about. But बीच में हमारा जो था ये डिस्कशन हुआ था. Right. Not all, but one of the members was carrying that grudge. Yes, that in his heart. तो उसके साथ बैठ के मैंने बातचीत की और मैंने उसे समझाया कि देख, ये बात मैंने उस वक्त भी बोली थी, अभी फिर से बोल कि ये मेरी सच्चाई जो थी वो मैं जानता हूँ उस वक्त, और वो तुमको एक्सप्लेन की, बट तुम्हें उस टाइम पे समझ में नहीं आई. मैं फिर से समझाता हूँ तेरे को. तुम्हारे उसे फिर से समझाई. ओके. तो मैंने कहा उस टाइम पे इफ़ यू वर इन माई प्लेस यू वुड हैव डन द सेम थिंग. और जो स्टेप मुझे उस वक्त लेना पड़ा वो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मेरी मजबूरी थी. राइट. एंड high time that at this point of time in our lives we understand that bygones are bygones. right. जो हो चुका वो हो चुका. अभी फैक्ट क्या है कि हम फिर से वापस आए हैं. वी आर मेकिंग म्यूजिक टुगेदर. अभी हम लोग एक आशा भोसले के साथ एक गाना रिलीज करने वाले. वीडियो शूट कर लिया है आशा जी के साथ हमने. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. और अब बस इट्स just around the corner. Yeah, around the corner. So we're about to, and we've got one album fully ready. We have to, like, the music songs are ready. We have to record it. वो album हम लोग ने ready कर लिया वो, and we are preparing now. We've recorded some 25 retro songs, जिसका हम लोग
म्यूज़िक वो वीडियो बनाएंगे, वो सॉन्ग्स रिकॉर्डेड हैं. वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट टूर्स लाइक इन इंडिया टूर एंड डू शोज इन वेरियस प्लेसेस. तो वो सब चीज़ें चल रही हैं एंड वी हैव टू नाउ basically just let bygones be bygones and release that pressure or that thing inside us so that we are all easy and we are all happy in the space that we are at, and only then we can perform for the audiences beautifully. मैंने अभी उनके साथ कमबैक शो किया था एक्चुअली, वो ये BKC में अपना जियो वर्ल्ड ड्राइव में हुआ. ओके. नॉस्टैल्जिया समथिंग, तो उसमें सब थे. शान आया था, यूफोरिया था, पुराने बैंड शिवानी कश्यप थे. तो हम लोगों ने सब ने परफॉर्म किया था हमारे टाइम, वही 2000s वाले जो लोग थे. तो व्हेन वी केम ऑन स्टेज वी परफॉर्म फॉर अबाउट 50 minutes एंड द ऑडियंस वेंट मैड यार. पागल हो गए थे लोग. मतलब वो इतने छोटे यंगस्टर्स थे जिनको जो तब पैदा भी नहीं होंगे, वो भी गाने बाय वर्ड टू वर्ड गा रहे थे यार. आई वाज सो अमेज्ड. नहीं, हम तो पैदा था, हमने सुने. My second last question, as far as I can understand you, आपने मतलब क्या बोलते हैं उसे, who enjoy solitude, right? से बहुत लोग कहते हैं कनेक्शन बना लो, बट मैं मानता हूँ आप जिसने अपने आप को जान लिया उसे बहुत कनेक्शन की बातें करने की जरूरत नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपका सबसे बड़ा कनेक्शन खुद से होता है. लोग आज कहते हैं ना, बॉम्बे आए भाई, अपने कनेक्शन बना लिए, बहुत काम आएंगे तेरे. सबसे बड़ा कनेक्शन अपने आप से होता है, राइट. और बाकी सारे कनेक्शन वक्त डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. हाँ, वो कनेक्शन कम होते हैं, डिस्कनेक्शन ज़्यादा होता है. आपको भी लोगों ने कहा होगा भाई कनेक्शन बहुत बना ले, बहुत काम आएंगे, ऐसा नहीं. मेरे ऐसा नहीं कि मेरे एक टाइम पे फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था. हाँ. मतलब मैं आई वाज वन ऑफ दोस टाइप्स कि मैं पार्टी करता था तो सब लोग, मतलब हु यूज्ड टू कम, और जो सबसे बड़ा अखबार है वो कवर करता था, फोटोग्राफर आता ही आता था. तो वो सारे फेजेस मैं देख चुका हूँ लाइफ में. बहुत सारे फेजेस देख चुका हूँ और वो सारे फेजेस आके जा चुके हैं. तो क्योंकि आपको अगर सवेरे उगते सूरज का एक्सपीरियंस करना है तो पहले रात तो देखनी पड़ेगी ना. आप जब तक अंधेरा नहीं देख लेंगे तब तक आप सूरज की वैल्यू कैसे करेंगे, रोशनी की पहली किरण की वैल्यू कैसे करेंगे. तो वो सब देख चुका हूँ मैं. तो अब जो मेरा जो स्पेस ऑफ माइंड है वो सूर्य की पहली किरण जैसा है. तो अब मैं उसको एंजॉय करता हूँ. एंड आई जस्ट वांट टू कीप माय माइंड ब्राइट एंड शाइनिंग in the space that I am in. I don't need anybody's help, or I don't need any friendships or connections to keep me happy, because I am at peace with myself. That is the most important. ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त लोग नहीं है 2-3 लोग ऐसे हैं जीवन में, और 2-3 ही हैं. उसके अलावा और ऐसा नहीं कि तो बाकी पार्टी वाले चले गए. हाँ, बाकी सब एक्वेंटेंस हैं. यस, सो ट्रू. अब मेरा लास्ट क्लोजिंग सवाल नहीं है, मैं टिकट देखने तो नहीं आ पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ हमारे कुछ गा के तो सुनाइए. तब आई जस्ट वांट टू सिंग एंड वील क्लोज. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया. एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया. ब्यूटीफुल, क्या बात है, ब्यूटीफुल. Thank you for giving us the closure. Thank you. Thank you for coming on Impact Stories. जय महाकाल. जय महाकाल.